हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का इंग्लिश का एक PT1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये कल ही हुआ था बच्चों, ठीक है, 29 को हुआ था जुलाई का। तो टाइम इसमें आपको लोग पता ही है 1.5 आवर्स, फुल मार्क्स 40 था। और इसमें सेक्शंस आपके 3 सेक्शंस थे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग था 11 मार्क्स का, और सेक्शन बी आपका 9 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन था, और सेक्शन सी में 20 मार्क्स का लिटरेचर था, मतलब बुक के क्वेश्चंस। ठीक है, सारे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेना, सारे क्वेश्चंस जो कंपलसरी है, और इंस्ट्रक्शंस आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो इस वीडियो में भी मैंने क्या किया है, पहले आप लोग का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है ताकि आप लोग खुद से पहले टेस्ट कर सको अपने आप को कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो वीडियो को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स खुद से रीड करके एक बार आप इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे गैप रह गया, ये इस तरह से कंटिन्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू है यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है। सेक्शन बी का राइटिंग पार्ट स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है इधर। फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे फिर से कंटिन्यू है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये पेपर आपका एंड होता है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करना, फिर हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक तरफ से एक क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आंसर करके मैंने यहाँ पे PDF करके यहाँ पे अटैच किया हुआ है सारे क्वेश्चंस का। देखो, पहला जो पैसेज है इसमें दिया गया है, इस पैसेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, इनको आपके आंसर देने हैं। तो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। व्हाट अ वंडरफुल डे, ये जो पैसेज है ना उसका टाइटल दिया गया व्हाट अ वंडरफुल डे। दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय अ बॉय who has had some very difficult times during his school year, but he has a big surprise on his last day। तो एक बच्चे के बारे में स्टोरी है, एक लड़के के बारे में जिसका स्कूल के समय तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा होगा, मगर स्कूल का जो लास्ट डे है ना उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगिंस व्हेन द क्लास ऑफ चिल्ड्रन इज़ बीइंग प्रेजेंटेड विद सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स। और ये उस भाग का समय से शुरू होता है जब बच्चों की क्लास में उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे, मेडल्स दिए जा रहे थे। अब वो मतलब ऐसा मतलब एक तरह से एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें बच्चों को स्कूल के पास आउट के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और मेडल्स दिए जा रहे हैं उनके एकेडमिक्स के ऊपर। तो एज आई वॉक टूवर्ड्स द स्टेज ऑल आई सॉ वाज अ ब्लर ऑफ हैप्पी ब्राइट फेसेस लुकिंग एट मी एंड हैंड्स क्लैपिंग फॉर मी। उसको जैसे ही जो ये राइटर है जो स्टेज पे जाता है ना, तो उसको दिखाई देता है कि सभी लोग जो आसपास बच्चे थे ना, उनका सबका चेहरा हैप्पी था, ब्राइट फेसेस थे, और सब कोई उसकी तरफ देख रहे थे और उसके लिए ताली बजा रहे थे। आई फेल्ट लाइक आई वॉज फ्लोटिंग। उसको ऐसा लगा कि राइटर को ऐसा लगा कि वो मतलब बहुत खुशी के मारे तैर रहा है। लाइक द सन वॉज शाइनिंग फुल फोर्स ऑन माई फेस एंड द विंड वॉज ब्लोइंग। और सूरज की धूप है ना उसके फेस पे पड़ रहा था, और ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही थी। एज आई वॉकड अप द स्टेप्स टू द स्टेज, जैसे जैसे वो स्टेज पे उठा, द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड, एवरीवन स्टार्टेड स्टनिंग। जैसे ही वो राइटर जो है ना वो स्टेज पे उठता है, सबसे मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या होता है, सब कोई खड़े हो जाते हैं और उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन देना मतलब खड़े होके रिस्पेक्ट करना, ताली बजाते हैं ना, इस तरह से। Then my teacher placed the gold medal over my head. I felt like I was watching myself in a movie. फिर क्या हुआ, उसके टीचर ने उसको गोल्ड मेडल पहनाया, और उस जो भी राइटर है ना उसको ऐसा लगा कि जैसे कि वो कोई मूवी का सीन देख रहा हो जो कि उसके साथ हो रहा होगा। Afterwards there was a reception for my class in a huge white tent in the back of the school। फिर उसके बाद ये मेडल का फंक्शन के बाद में क्या था, स्कूल के पीछे में एक रिसेप्शन था जिसमें जहाँ पे वाइट टेंट लगा हुआ था। All the kids found their parents and I did not mind at all when mom and dad hugged me like crazy। तो सारे बच्चों को उनके अपने माता पिता मिल गए थे, अपने पेरेंट्स से बातें कर रहे थे, और मुझे थोड़ा, और ये राइटर जो है ना वो कहता है कि मुझे थोड़ा भी बुरा तब नहीं लगा जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत टाइटली मतलब हग किया, बहुत प्यार किया, जो इस तरह से। तो उनको वो बोल रहा है कि उसको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। वी वॉकड टू आवर हाउस फॉर केक एंड आइसक्रीम आफ्टर द रिसेप्शन। फिर वे लोग, जो राइटर है, अपने मम्मी पापा के साथ केक और आइसक्रीम ये सब खाने के बाद अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इट वॉज़ वन ऑफ दोज ग्रेट जून डेज व्हेन द स्काई इज़ कम्प्लीटली ब्लू एंड द सन इज़ शाइनिंग बट इट इज़ नॉट टू। ये जून का समय था
जब स्काई पूरा ब्लू लग रहा था, सन भी सूरज पूरा शाइन कर रहा था, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। इट वॉज जस्ट द परफेक्ट डे। ये मतलब वो दिन, मौसम मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। Everyone was happy, सब कोई खुशी थे। We were in that giggly kind of mood where all someone has to do is to look at you and you start laughing। और सबका मूड जो था गिगली था, ऐसा लग रहा था कि जो जिसको देख रहा है एक दूसरे को देख के सब कोई हंस रहे थे, मतलब सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी थे। I heard Dad's voice up ahead and looked up। उस राइटर ने अपने पापा का आवाज़ सुनाई दिया और उसने ऊपर देखा। He was telling everyone a funny story। वो सबको एक फ़नी स्टोरी सुना रहे थे। I noticed mom was not walking with the group of grown-ups। फिर उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी मम्मी जो थी ना, वो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एजेड लोग होते हैं, उन लोग के साथ ग्रुप में वो नहीं घूम रही थी। फिर I took a few steps back and surprised her by hugging her as she walked। फिर राइटर क्या करता है, वो कुछ कदम पीछे जाता है और फिर उन्हें चलते हुए अचानक से अपनी माँ को गले लगा लेता है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी गो टू स्कूल, कि अपनी माँ को थैंक यू कहता है कि मुझे स्कूल भेजने के लिए आपका थैंक यू। आई सेड क्वाइटली, वो धीरे से, राइटर जो है ना धीरे से अपनी माँ को कहता है। यहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन का मीनिंग दिया गया। इसका मतलब होता है पीपल स्टैंड अप, लोग खड़े हो जाते हैं, एंड क्लैप फॉर समवन, और किसी के लिए क्लैप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये पैराग्राफ हमारा होता है कंप्लीट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम सॉल्व करते हैं। What did the narrator see? नरेटर ने क्या देखा था? नरेटर saw a blur of happy bright faces looking at him and hands clapping for him। उसने देखा था कि जैसे जैसे वो स्टेज पे उठा था, सब कोई क्या कर रहे थे, सारे बच्चे हैप्पी थे, सबके फेस ब्राइट थे, और सब कोई, सारे बच्चे और पेरेंट्स जो है ना क्लैप कर रहे थे, और सभी उस राइटर की तरफ ही देख रहे थे। हाउ डिड द नरेटर फील? तब नरेटर को कैसा लगा? द नरेटर फेल्ट लाइक ही वॉज फ्लोटिंग। उसको लगा कि खुशी के मारे वो तैर रहा हो। एज इफ द सन वॉज शाइनिंग फुल फोर्स। सन जो था ना फुल फोर्स से चमक रहा था ऑन हिज फेस, एंड विंड जो था ना वो ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रहे थे साथ में। वट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट हैपन टू द नरेटर? सबसे अमेजिंग थिंग क्या हुआ था जो नरेटर के साथ हुआ था? द मोस्ट अमेजिंग थिंग डैट वॉज होगा, ठीक है, था उल्टा हो गया। दैट वॉज थिंग वॉज डैट, नहीं यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से ठीक है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज डैट एवरीवन स्टार्टेड स्टैंडिंग अप। सब कोई खड़े हो गए थे, एंड गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। सब खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन थे, सब ने मतलब खड़े होकर ताली बजाया हमारे राइटर के लिए, इस पैराग्राफ के राइटर के लिए। What does the narrator mean when he writes I felt like I was watching myself in a movie? तो नरेटर का कहने का क्या मतलब बनता है जब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मैं मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ही फील्स एज इफ द इवेंट्स आर हैपनिंग टू समवन एल्स। ऐसा लग रहा था कि ये इवेंट उसके साथ नहीं, किसी और के साथ है, उसको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था खुशी के मारे, ठीक है। हाउ डिड मॉम एंड डैड शो दे वेयर हैप्पी? मॉम एंड जो डैड थे तो उन्होंने कैसे, उनके जो राइटर का जो पेरेंट्स है उन्होंने कैसे शो किया कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश है? दे हग द नरेटर लाइक क्रेजी। और नरेटर को उन्होंने बहुत मतलब ज़ोर से गले लगा लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द सेकेंड पैराग्राफ, गिव 4 डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट शो दिस इज़ द परफेक्ट डे। सेकेंड पैराग्राफ आपका पढ़ना है इसमें से, और इसमें से आपको, जैसे कि ये आपका पैराग्राफ है ना, तो ये सेकेंड पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला। इसमें से आपको क्या पता लगाना है कि इनमें ऐसे कौन से वर्ड्स है, इससे हमें पता चले कि जो दिन था ना पूरा परफेक्ट था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा था। तो आप ये लिख सकते हो द स्काई वॉज कम्प्लीटली ब्लू, द सन वॉज शाइनिंग, इट वॉज नॉट टू हॉट, और एवरीवन वाज हैप्पी इन अ गिगली मूड। सारे के सारे बच्चे, पेरेंट्स सभी खुश थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रीड द थर्ड पैराग्राफ, मॉम एंड डैड बिहेव डिफरेंटली। थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया कि मॉम एंड डैड थे ना वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे। तो 6A में पूछा है गिव 1 डिटेल अबाउट हाउ मॉम बिहेव्स। मॉम कैसे बिहेव कर रही थी? मॉम वाज वॉकिंग सेपरेटली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ग्रोन अप्स। मॉम जो थी ना, और जो राइटर का माँ थी, वो अपने एज के लोगों से दूर होकर मतलब दूसरे ग्रुप में घूम रही थी। गिव 1 डिटेल अबाउट डैड ने अलग तरीके से कैसे बिहेव किया, क्योंकि डैड भी जो इतना खुश थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो फनी स्टोरीज सुना रहे थे। तो ये दोनों कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड मॉम फील व्हेन हर सन सेज थैंक यू फॉर मेकिंग मी गो टू स्कूल? सिलेक्ट 2 ऑप्शंस। मॉम वुड फील, तो जब बच्चे ने, नरेटर जो था वो अपने माँ को कहता है कि थैंक यू जो आपने मुझे स्कूल भेजा,
तो मॉम को कैसा फील हुआ होगा? मॉम को फील ये हुआ होगा, देखा, प्लीज़ डेट हर सन इज़ हैप्पी, उसको बहुत खुशी हुआ होगा कि शांति मिलेगा कि उसका जो सन था ना वो हैप्पी था। प्राउड डेट हर सन इज़ पॉपुलर विथ हिज क्लास, और प्राउड भी फील कर रहे हो क्योंकि उसका जो सन था वो अपने क्लास में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका रीडिंग सेक्शन ख़त्म होता है। सेक्शन बी यहाँ से राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन है, 9 मार्क्स दिया गया था। सब यहाँ पे ऐसे में आपका नैरेटिव ऐसे लिखना है, मतलब डिस्क्राइब करना है आपको एनी वन ऑफ द गिवन बिलो। पहला है टॉपिक जो है ना, अ लेसन ऑन बीइंग प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है सही समय पे काम करना, जिम्मेदार बनना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक नैरेटिव ऐसा लिखना है जिससे आपको पता चले कि आपको कुछ लेसन मिल रहा हो, आप किसी इंसिडेंट के वजह से आप जिम्मेदार बने हो, समय पे काम किया हो आपने। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है समय पे काम करना, जिम्मेदार बनना। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरी है ये देखो, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इट वॉज अ चिली विंटर मॉर्निंग एंड आई वॉज रनिंग लेट फॉर स्कूल। मतलब नैरेटिव ऐसे है ना, तो इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकिए। बहुत ठंडी का समय था, मैं स्कूल के लिए दौड़ के स्कूल जा रही थी। आई हैड स्टेड अप लेट द नाइट बिफोर वॉचिंग अ मूवी एंड इग्नोर्ड माई अलार्म। रात को क्या हुआ, मैं मूवी बहुत लेट नाइट तक देखते रह गई और सुबह मेरा आँख भी नहीं खुला और अलार्म को मैंने मिस कर दिया। तो स्कूल वो लड़की जो है ना, जो यह बता रही है, वो स्कूल बहुत लेट पहुंचती है और टीचर उनको द टीचर ऑन ड्यूटी गेव मी अ लॉन्ग डिसअपॉइंटेड लुक, और टीचर उस बच्चे को देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दैट डे आई मिस द फर्स्ट पीरियड भी मिस हो जाता है क्योंकि वो लेट हो जाती है वो लड़की। इट वॉज़ वर्थ 5 मार्क्स, और उसका 5 मार्क्स भी चले जाते हैं। एंड आई कुड नॉट मेक इट अप, और उसको वो ठीक भी नहीं कर पाती है, मार्क्स फिर से गेन नहीं कर पाती है। माई टीचर, उनका टीचर जो उस लड़की को क्या कहते हैं, बीइंग प्रॉम्प्ट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। समय पे काम करना साइन है, ये सिंबल होता है कि ऐसा सिंबल होता है कि तुम रेस्पॉन्सिबल हो। टीचर का ये सारे वर्ड्स उस लड़की को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मन में बैठ जाता है। दैट इवनिंग, वो उसी शाम क्या करती है, आई डिसाइडेड टू चेंज, वो अपने आप को बदलने का कोशिश करती है। आई वेंट टू बेड ऑन टाइम, वो समय पे बेड पे जाती है, अलार्म सेट करती है, एंड मेड माई श्योर, उसका अपना बैग पैक कर लेती है सुबह के लिए रात को ही। फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड अराइविंग अर्ली, फॉर नेक्स्ट डे से वो समय पे स्कूल जाने लगती है। आई फेल्ट, और उसको उस दिन से काम बहुत शांति फील होता था, ऑर्गेनाइज फील होता था, और इवन गॉट, उसको रिवाइज करने के टाइम भी मिल जाते थे अपने स्टडीज़ को क्लास स्टार्ट होने से पहले। सिंस देन आई हैव लर्न दैट बीइंग प्रॉम्प्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट इज़ अबाउट रेस्पेक्टिंग अदर्स एंड योरसेल्फ। तो बीइंग प्रॉम्प्ट बस इतना ही नहीं है कि हम किसी चीज़ को समय पर करें, इससे क्या होता है, हम रेस्पेक्ट भी, इसका मतलब इससे ज़्यादा है कि हम दूसरों को भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। इससे हमारा खुद का लाइफ भी बेटर होता है। तो इस तरह से आपको एक नैरेटिव ऐसे लिखना था। और एक दूसरा है द डे, जो टॉपिक दिया था, द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। ऐसा एक दिन जिस दिन मुझे टीम वर्क का वैल्यू समझ में आया। तो ये बच्चों आप लोग खुद से एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग रीड आउट कर लेना कि किस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर हाउस क्विज़ कंपटीशन। आपके स्कूल में एक इंटर हाउस क्विज़ कंपटीशन होने वाला है। इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको नेसेसरी डिटेल्स डाल देना है, और इसमें ये भी बताना है कि इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स बीइंग द सेक्रेटरी, और आपको कौन हो, मतलब सेक्रेटरी हो ऑफ कल्चरल हेड ऑफ योर हाउस। जैसे कि आप लोग सबके स्कूल में 4 हाउस होते हैं ना, ग्रीन, ब्लू, येलो, हाँ, रेड। तो फिर आप मतलब अपने हाउस के सेक्रेटरी हो, है ना, सेक्रेटरी हो आप। तो आप अपने तरफ से आपको एक नोटिस लिखना है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन, मतलब वो आपको आके अपना नेम लिस्ट दे के जाए पार्टिसिपेशन का। तो इस तरह से आप लोग लिखना। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि नाम लिख दिया स्कूल का, PM श्री केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा, है ना। आप अपने स्कूल का नाम लिखना यहाँ पे। उसके बाद आप लिखोगे नोटिस, फिर यहाँ पे आएगा डेट, फिर इंटर हाउस क्विज कंपटीशन। उसके बाद आप डिटेल्स जो भी डालना है लिख के लास्ट में इधर आप ये डाल देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोहन वर्मा लिख दिया है, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल हेड। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। नोटिस राइटिंग का पैटर्न इस तरह से होता है। मैं थोड़ा सा स्मॉल करके दिखा देती हूँ। इस तरह से होता है। नोटिस राइटिंग में हमेशा बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप लोग क्या करना, कभी मत भूलना कि सबसे पहले ऊपर स्कूल का नाम आता है, फिर नोटिस आता है, साइड में डेट दो, यहाँ पे जो भी डांस है, क्विज़ है, ये यहाँ पे आपका आएगा, आर्ट है, फिर बाकी के डिटेल्स आप यहाँ पे डालो। उसके लास्ट में आप अपना यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो 2 सेंटेंस है ना, इनमें आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा आपको पता करना है। तो देखो, इफ़ यू फिनिश योर वर्क, अगर आप अपना काम फिनिश करोगे, वी विल गो टू द थिएटर, तभी हम थिएटर जाएंगे। तो जो काम फिनिश होगा तब हम जाएंगे ना, तो ये पहला वाला जो है ना, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये जो है ना, वी विल गो टू द थिएटर, ये हो जाएगा आपका मेन क्लॉज। उसी तरह से इफ़ द अलार्म हैड रंग, अगर अलार्म बजता तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट। तो क्या होता, तो द बॉय वुड हैव वोकन ऑन टाइम, जो लड़का है वो सही टाइम पे उठ जाता, तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ साउंड्स के वर्ड्स दिए गए, गैस्प, रैटल, मर्मर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ब्लैंक्स था, यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्ड चुन के लिखना है। As the teacher began the riddle challenge, a dash of excitement spread through the classroom. तो यहाँ पे क्या होगा, अब मर्मर मतलब आपस, जैसे टीचर क्लास में रिडल चैलेंज स्टार्ट करने लगे थे, तो बच्चे क्या कर रहे थे, वो लोग, बच्चों में मर्मरिंग स्टार्ट हो गया, वो लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। मतलब व्हेन द नेक्स्ट देखो नंबर बी, व्हेन द क्वेश्चन वाज रिवील्ड, द क्वेश्चन रिवील किया गया, अ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे, गैस्प्ड रियलाइजिंग इट वाज नॉट एज ईजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड। गैस्प मतलब होता है जोर जोर से सांसें लेना, तो कुछ बच्चों ने सांस लिया कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत जोर से थक गए और सांस लेने लगे, बस उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये इतना भी क्वेश्चन इजी नहीं था जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। सेक्शन सी अब स्टार्ट होता है 20 मार्क्स का, जो कि है लिटरेचर। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। ये जो पोएम है आप लोग का, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स से, ये जो पोएम दिया गया है ना, ये पोएम दिया गया आपका अ कंक्रीट एग्जाम्पल से दिया गया है, ये कुछ लाइंस। ठीक है, इनके बेसिस पर क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं मिसेस जोन्स के बारे में? मिसेस जोन्स के बारे में हम ये इन्फर कर सकते हैं कि उनका जो हैज़ एन अनयूजुअल एंड क्रिएटिव टेस्ट इन गार्डनिंग। अनयूजुअल था क्योंकि वो, आपने देखा होगा ना कि वो पूरा अपना गार्डन में स्टोन्स रखी हुई थी, है ना। इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग फ्लावर्स और ट्रीज, शी प्रेफर्स डेकोरेटिंग हर गार्डन विथ स्टोन्स। वैसे तो सब कोई गार्डनिंग फ्लावर्स और ट्रीज से डेकोरेट करते हैं, मगर उसने स्टोन से डेकोरेट किया हुआ था। एंड फीचर्स लाइक रॉकरी या फिर सनडाइल्स के साथ, विच शोज़ द वैल्यूज़ ऑफ यूनिकनेस एंड पर्सनल स्टाइल। इससे उनका मतलब यूनिकनेस शो हो रहा था और उनका पर्सनल स्टाइल शो हो रहा था। गिव ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ रिवील मोर अबाउट मिसेस जोन्स हरसेल्फ, ये होगा आपका ट्रू। तो गार्डन जो था ना, वो रिवील कर रहा था मिसेस जोन्स के थोड़े कैरेक्टर के बारे में, है ना, वो यूनिकनेस के बारे में, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ? क्रेजी पाथ से जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं? Crazy Path, by Crazy Path, the poet wants to tell about the unusual garden of Mrs. Jones. Mrs. Jones का जो unusual garden था, जो नॉर्मली होता है वैसा नहीं था, पत्थरों से बना हुआ था ना, ज़्यादातर वहाँ पत्थर थे, तो वो बताना चाहते हैं। Her garden was full of stones and the stones are fitted together randomly. Stones से भरे हुए थे और stones एक दूसरे के साथ randomly fitted थे। There was no pattern, नहीं था कोई भी used in making the path of the garden. कोई पैटर्न में उस stones को फिट नहीं किया गया था। नेक्स्ट है इसमें रोमन नंबर 4, नेम द पोएम एंड द पोएट का नाम बताना है। पोएम का नाम है अ कंक्रीट एग्जाम्पल और पोएट है इनका रेजिनाल्ड अर्किल। नेक्स्ट, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए, आपको एनी 6 आंसर देने विद इन 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, 2 मार्क्स ईच है। Why was Vijayanagara Empire considered to be in its golden era during Krishnadeva Rai's reign? तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। तो कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये अपने गोल्डन एरा में था? ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि उस समय में वहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे। नेक्स्ट, हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट? तेनाली रामकृष्ण को किंग के दरबार में स्पेशल प्लेस, स्पेशल पोस्ट कैसे मिला था? तेनाली रामकृष्ण गेन्ड अ स्पेशल प्लेस कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विक एंड विट ह्यूमर, क्योंकि वो अचानक से हर प्रश्न का उनके पास उत्तर रहता था, है ना, हर क्वेश्चन का उनके पास आंसर रहता था, और कि चाहे वो कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन क्यों ना हो।
Question number 3. How does Mrs. Jones feel about her garden? Support your answer with the evidence from the poem. Mrs. Jones अपने गार्डन के बारे में क्या फील करती थी आपको पूछा गया, मगर पोएम में कहाँ पे ये एविडेंस आपको मिलता है ये भी आपको बताना है. मिसेस जोन्स इज़ ऑब्सेस्ड विथ हर स्टोनी गार्डन. मिसेस जोन्स जो थी ना अपने स्टोनी गार्डन से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी. शी हैज़ अ फैसिनेशन विथ अनयूजुअल थिंग्स. उनका मतलब अनयूजुअल चीज़ों के तरफ ज़्यादा लगाव था. शी फील्स प्राउड ऑफ हर गार्डन एंड इज़ प्लीज्ड विथ इट. उनको अपना गार्डन से वो अपने गार्डन के लिए बहुत प्राउड फील करती थी और वो बहुत खुश थी. शी थिंक्स दैट हर garden looks very pleasant, however it is overly decorated and aesthetic. तो उसको ऐसा लगता है उनका जो गार्डन है ना बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट फील करता है, चाहे वो क्यों ना ऐसा ही क्यों ना हो कि ओवरली वो डेकोरेटेड है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है. और ये हमें कहाँ से पता चलता है, किस लाइन से, देखो द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम सपोर्ट्स दिस आंसर. लाइन क्या था, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस. मिसेस जोन्स क्या समझती है, ये मेरा जो गार्डन है ना ये रेदर बहुत अच्छा है. Next question number 2. Why does the queen believe that only Tenali Rama can help the king understand? क्वीन को ऐसा क्यों लगता था कि ओनली तेनाली राम ही जो है ना वो राजा को समझ सकता है और कोई नहीं. द क्वीन बिलीव्स दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग्स अंडरस्टैंड बिकॉज तेनाली रामा वॉज फेमस फॉर हिज क्विक विट. क्योंकि तेनाली रामा क्या थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने क्विक आंसर्स के लिए, है ना. एंड ही हैज़ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज अ विटी एडवाइज़र. और किंग्स कोर्ट में उनका एक स्पेशल पोस्ट था एज अ विटी एडवाइज़र की तरह उनका पोस्ट दिया गया था. व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम ऑफ अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ अ अच्छा ये ऑफ अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जो पोएम है ना उसका टोन क्या है पोएम का. तो पोएम कैसा है, ये ह्यूमरस है, अम्यूजिंग है और लाइट हार्टेड है. नेक्स्ट, वाई डज द किंग बिलीव द 4 men एंड नॉट द मर्चेंट. किंग जो था वो चारों लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहा था और मर्चेंट के ऊपर नहीं कर रहा था, ऐसा क्यों. द किंग बिलीव्स द 4 men बिकॉज देयर एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्विंग द कैमल वेर लॉजिकल. तो किंग ने इन चारों लोगों पे इसलिए विश्वास किया था क्योंकि कैमल उन लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उन लोगों ने किस तरह से उस ऑब्जर्व किया होगा कैमल को लॉजिकली विदाउट देखे हुए उसको, है ना. बेस्ड ऑन कीन ऑब्जर्वेशन वाइल द मर्चेंट्स एक्यूजेशन सीम्ड, और मर्चेंट तो बस एक्यूज़ कर रहा था, है ना, कि इन चारों ने उसके कैमल को चुराया होगा, मगर ऐसा तो था नहीं. ये बस राजा को समझ में आ गया कि मर्चेंट झूठ बोल रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seeds? तो सभा में जितने लोग थे उनका रिएक्शन कैसा था जब तेनाली रामा ने स्पेशल पैडी सीड्स को इंट्रोड्यूस कराया था. When तेनाली रामा introduced his special paddy seeds, the courtiers made fun. वहाँ के जो मंत्री वगैरह थे ना उनका मजाक उड़ाने लगे. And said that he has brought magic seeds. और बोला कि तेनाली रामा ने तो जादू का सीड्स लेके आया, अनाज लेके आया. नेक्स्ट ही वुड क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर एंड परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून. और उन्होंने क्या कहा था कि परहैप्स ये बिना पानी के होता होगा और मे बी तेनाली को ये सीड्स है ना ये शायद चांद पे मिला होगा. इस तरह से उसको चिढ़ाते हुए बोल के. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. आंसर एनीवन. इनमें से आपको कोई एक आंसर देना है. ये 2 क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कोई आपको आंसर देना है. देखो 4 मार्क्स का था, यहाँ पे मैंने स्मॉल करके आंसर दिया है, आप चाहे तो थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. हाउ डज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द 4 young men मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइजर्स. ये जो चारों लोग थे स्टोरी में तो उनका कैपेबिलिटी कैसा क्या था कि वो किंग ने उनको अपने एडवाइज़र की तरह अपने सभा में कोर्ट में रख लिया था. द 4 young men's कैपेबिलिटी शोज़ डैट दे वेयर वेरी क्लेवर. उनका कैपेबिलिटी से ये पता चलता है कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा क्लेवर थे. फुल ऑफ विजडम, उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ज्ञानी थे. wisdom, have the ability to see beyond the obvious, and all these qualities make them suitable to become advisors. और उनमें ये एबिलिटी था कि मतलब हर चीज़ को ऐसा नहीं कि बस ऐसा चीज़ें वो लोग देख लेते थे कि दूसरे ने उस चीज़ को नोटिस ना किया हो, है ना. और ये क्वालिटीज़ उनको ऐसा सुटेबल बनाते थे उस किंग के एडवाइज़र बनने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोएम अ कंक्रीट एग्जाम्पल टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. तो ये जो पोएम है अ कंक्रीट एग्जाम्पल कैसे हमें बताता है कि जो लोग
कैसे अपने नज़रिए से वर्ल्ड को देखते हैं। हर लोग वर्ल्ड को अपने अपने नज़र से देखते हैं, कोई अलग सोचता है, सबका व्यूज़ अलग होता है ना। तो ऐसा हम कैसे बता सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। द पोएम टेल्स अस दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। द पोएम बताना चाहते हैं कि पोएम में हर लोगों का वर्ल्ड अलग अलग ओपिनियन होता है। यहाँ जैसे मिसेस जोन्स थिंक्स हर गार्डन टू बी वेरी प्लेजेंट, बट द पोएट, मिसेस जोन्स को ऐसा लगता था कि उनका गार्डन जो है ना बहुत अच्छा है, मगर पोएट को ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था कि नॉर्मली क्या होता है बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने इसको सुंदर सुंदर फूलों से सजाते थे, मगर इन्होंने क्या था, मिसेस जोन्स ने पत्थर से सजा के रखा था। इट इज़ ओके फॉर मिसेस जोन्स दैट हर गार्डन्स फिल्ड विद स्टोन्स। ये मिसेस जोन्स के लिए बहुत ओके था, सब कुछ ठीक था कि उन्होंने अपने गार्डन को स्टोन से सजा के रखा था। एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्पेस फॉर प्लांट्स बट फॉर द पोएट इट इज़ नॉट नॉर्मल। और मगर ये पोएट के लिए नॉर्मल नहीं था। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बाकी के भी क्वेश्चन पेपर्स जब इधर एग्ज़ाम हो रहे होंगे, मैं आप लोग को एक एक करके सारे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि पहले तो अपलोड नहीं कर सकते ना रियल क्वेश्चन पेपर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताना, कमेंट करके बताना। और फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।